जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। फिर से आज हम लेकर आए हैं दिसंबर 2012 के जो प्रीवियस इंटरनेशनल रिलेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस। ठीक है, इससे पहले भी हमने कुछ और वीडियोस डाले हुए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर पे ही हैं और इंटरनेशनल रिलेशन खासकर। ठीक है, क्योंकि हम वन बाय वन जो यूनिट है आपका या जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम सारा प्रीवियस भी डिस्कस कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी हमने प्रीवियस में इंटरनेशनल रिलेशन को उठाया है। तो इसके जो भी मैंने वीडियोस पहले डाले, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप एक बार उनको भी देख लेना ताकि आपको एक आइडिया जैसा हो जाए कि किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की किस तरीके से क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस हिसाब से आप अपनी तैयारियाँ कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो जो दिसंबर 2012 में जो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सैप, ठीक है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम रिक्वायर्स, ये क्या रिक्वायर करता है, क्या इसकी डिमांड रहती है। दैट गवर्नमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज, ठीक है, जो गरीब देश है उनकी सरकारों को क्या करना चाहिए। दे शुड अडॉप्ट प्राइवेटाइजेशन एंड अदर लिबरलाइजिंग मेजर्स, ठीक है, उनको क्या अडॉप्ट करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। ठीक है, निजीकरण जैसा हमने उसमें देखा था ना, जैसे जो लिबरलिज्म आया, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है ना। प्राइवेटाइजेशन इन द सेंस कि इकोनॉमिक स्फेयर में किसी भी तरीके से स्टेट का कोई इंटरफेरेंस ना होना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है प्राइवेट हैंड्स में जाना, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप में जाना, वो वाला प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, और जैसे लिबरलाइजिंग मेजर्स मतलब कि और सारे वो मेजर अपनाना, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं लिबर्टी की बात की जाए, ठीक है, लिबरलाइज सब चीज़ों को लिबरलाइज कर देना, फ्री कर देना, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण अपनाना, ठीक है, इस तरह की जो है पॉलिसीज़ जो है पुअर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को अपनानी पड़ेंगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की एक मेन रिक्वायरमेंट है। और आपको बता दें कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है क्या। इट कंसिस्ट लोन, ठीक है, ये क्या है, एक तरह का आप यूँ समझिए कि इसमें लोन आता है, जिसको कौन प्रोवाइड करवाता है, लोन प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो IMF हमने बात की थी, जो ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, उसके अंतर्गत दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई थी। एक था आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा था आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सैप के अंतर्गत जो है लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, जो भी पुअर कंट्रीज़ हैं और जो भी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को अपनाना चाहते हैं, ठीक है, उनको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, दैट एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, कौन, जो देश जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं, ठीक है, उन देशों के लिए ये एक रिक्वायरमेंट तैयार करता है कि आप क्या कीजिए, आप अपने देश में जो है प्राइवेटाइजेशन और अदर लिबरलाइजिंग जो मेजर्स हैं, ठीक है, आप उनको अपनाइए, आपको वो अपनाना चाहिए। ठीक है, और क्या करता है सैप, लोन प्रोवाइड करवाता है उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है। ठीक है, तो बोथ आर ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, बोथ कौन, जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, ये दोनों जो है एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, उसके इंस्टीट्यूशंस हैं। और आपने बताना कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्योंकि पीछे ही हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कई बार रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, ये था बांडुंग कॉन्फ्रेंस से। ठीक है, अब आपको यही बात की, जो आपको कॉन्फ्रेंसेस हुई है ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई है, वो सारी आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कब हुई थी या किस चीज़ से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बांडुंग कॉन्फ्रेंस से आया था जो 1955 में हुई थी। बांडुंग कहाँ पड़ा, ये इंडोनेशिया में पड़ा। ठीक है, बांडुंग, ठीक है, तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में हुई थी, जिसमें ये पूछा गया था कि कितने देशों ने जो है उसमें रिप्रेजेंट किया था और कहाँ के देशों ने। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें ऐसे आया था, और देखिए दिस कॉन्फ्रेंस विच हेल्ड इन 1955, जो 1955 में हुई थी, इट हैड द पार्टिसिपेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अफ्रो एशियन कंट्रीज़, कितने, 29 रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अफ्रो एशियन मीन्स अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज़। ठीक है,
29 अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था बांडुंग कॉन्फ्रेंस में 1955 में, ठीक है। 18 से 24 अप्रैल 1955 को जो है बांडुंग, जो कि इंडोनेशिया में पड़ा, ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 18 से 24 अप्रैल के बीच में, ठीक है। इसका एम क्या है? एम है टू प्रमोट एफ्रो एशियन इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन। मींस अफ्रीका और एशिया की जो कंट्रीज़ है उनमें जो इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन को, ठीक है, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग, उसको जो है कहीं ना कहीं प्रमोट करना है। दूसरा क्या है? अपोज कॉलोनियलिज्म एंड न्यू कॉलोनियलिज्म, ठीक है, जो आपका उपनिवेशवाद है और नव उपनिवेशवाद है उसको अपोज करना। देखिए उपनिवेशवाद क्या होता है? जब किसी एक पर्टिकुलर नेशन या कंट्री के द्वारा किसी दूसरे कमज़ोर नेशन या कंट्री के ऊपर अधिकार किया जाता है, या उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं अपनाया जाता है, ठीक, अपनाया इन द सेंस उसकी राजनीतिक व्यवस्था में इंटरफेरेंस, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में दूसरे देश का जो है वर्चस्व हो जाना, ठीक है, तो वो देश जो है कॉलोनी बन जाता है, ठीक है, गुलाम बन जाता है। एक तो उस चीज़ का विरोध करना था, और एक था न्यू कॉलोनियलिज्म। अब न्यू कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट कब आया था? ये आफ्टर, आप यूँ समझिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसके बाद कई सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है इंडिपेंडेंट हुई थी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट तो हो गई, लेकिन अभी भी उन देशों में जो है कहीं ना कहीं एक गरीबी तो है ही है ना, पिछड़े हुए देश हैं, गरीब देश हैं, और अब जो है वो उन कैपिटलिस्ट या अमीर देशों के जो है कहीं ना कहीं ऊपर डिपेंड है, उनके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, ठीक है, आर्थिक तौर पर। तो उनकी जो इकोनॉमी है ना, उनकी इकोनॉमी पे कंट्रोल करना या इकोनॉमिकली दूसरे देशों पे डिपेंड हो जाना, ये जो है न्यू कॉलोनियलिज्म है, एक तरह का नव उपनिवेशवाद है। टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, ठीक है, हर तरीके से जो है दूसरे देशों पे डिपेंड हो जाना, और दूसरे देशों के द्वारा उनको उनसे जो है मतलब जो भी अपना बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, उनको इकोनॉमिक हेल्प के तौर पर, ठीक है, जो भी उनका अपना इंटरेस्ट हो सकता है उनको पूरा करना। तो ये सारा न्यू कॉलोनियलिज्म माना जा सकता है, ठीक है, नव उपनिवेशवाद। कि बेशक अब पॉलिटिकल अथॉरिटी तो उस पर्टिकुलर अपने नेशन की है, लेकिन इकोनॉमिक तौर पर अभी भी वो गुलाम है, आर्थिक क्षेत्र में अभी भी वो दूसरे पे डिपेंड है, तो इसी को न्यू कॉलोनियलिज्म माना जा सकता है, ठीक है। दिस कॉन्फ्रेंस वाज टू इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड नाम, ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कहीं ना कहीं जो नाम आपके जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, उसके प्रति उसके तरफ या एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था ये कॉन्फ्रेंस, बांडुंग कॉन्फ्रेंस, क्योंकि यहीं से जो है आपके नाम की एक नींव रखी गई थी। और 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं नाम का जो पहला कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हो चुका है, और आपको ये सारे फैक्ट्स जो है याद रखने पड़ेंगे, डेली रिवाइज करने पड़ेंगे, तभी आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। मार्टिन वाइट, ठीक है, मार्टिन वाइट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। एक ब्रिटिश स्कॉलर है इंटरनेशनल रिलेशन के, ठीक है, 20th सेंचुरी के हैं, एक ब्रिटिश स्कॉलर इंटरनेशनल रिलेशन के। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्होंने अपनी स्टडी में जो है किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फासाइज़ किया, या आप यूँ समझिए कि 3 इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन थे, फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन थे, जिस पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एम्फासाइज़ किया है, ज़्यादा उस पर जो है इन्होंने बात की है, ठीक है। तो वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो मार्टिन वाइट एम्फासाइज्ड 3 फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 मुख्य ट्रेडिशंस पे इन्होंने जो है एम्फासाइज़ किया है। वो कौन कौन से थे? वो था एक रियलिज्म है, रेशनलिज्म है, और रेवोल्यूशनिज्म है, ठीक है। तो RRR, ठीक है, वैसे RRR काफ़ी फेमस भी है क्योंकि एक मूवी भी आई है RRR, तो आपको ये RRR याद रखना है। आपके लिए RRR का मतलब है रियलिज्म, रेशनलिज्म और रेवोल्यूशनिज्म, ठीक है। तो ये जो RRR है, इन 3 चीज़ों पे जो एम्फसाइज़ किया था मार्टिन वाइट ने, जो कि ब्रिटिश स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पे 20th सेंचुरी के हैं ये। इन्होंने एक बुक लिखी थी पावर पॉलिटिक्स 1946 में, ठीक है, ये बुक भी इन्होंने लिखी है। और एक एनार्किकल सोसाइटी, ये मैंने साथ में ही बता दिया कि तो हो सकता है कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हेडली बुल की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एनार्किकल सोसाइटी 1977 की, आपके एग्ज़ाम में काम आएगी, आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार मैच करने के लिए बुक्स पूछी ही जाती, कई बार क्या बहुत मैक्सिमम टाइम आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाओ आपको बुक्स जो है मैच करने के लिए आएंगी ही आएंगी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट बुक है, जो हेडली बुल की बुक है एनार्किकल सोसाइटी 1977 की। और पावर पॉलिटिक्स
पावर पॉलिटिक्स 1946 में जो है मार्टिन वाइट की ही बुक है, और उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है? ट्रिपल आर, रियलिज्म, रेशनलिज्म एंड रेवोल्यूशनिज्म। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका और फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखने लायक क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द एक्सिस ऑफ एविल, ठीक है, शत्रु की धुरी, आप यूँ समझे कि बुराई की धुरी। द एक्सिस ऑफ एविल, ये किन्हीं राष्ट्रों के लिए ये एक शब्द यूज़ किया गया था, किसके द्वारा? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, ठीक है, इनके द्वारा जो 29 जनवरी 2002 को ये शब्द यूज़ किए गए थे, ये कहे गए थे, क्योंकि 9/11 का जो अटैक हुआ था अमेरिका में, ठीक है, उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस था, और कहीं ना कहीं पहली बार अमेरिका को लगा था कि यस, दुनिया में आतंकवाद नाम की कोई चीज़ है। अदरवाइज से पहले यूएसए कभी भी टेररिज्म को इस तरह से सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन जब 9/11 का अटैक हुआ, उसके बाद जॉर्ज बुश ने कुछ एक राष्ट्रों को जो है कहीं ना कहीं शत्रु की धुरी कहा, या बुराई की धुरी कहा। अब किन राष्ट्रों को इसमें कहा गया था? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सिस ऑफ एविल में जॉर्ज डब्ल्यू, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि एक्सिस ऑफ एविल जो वर्ड किसने यूज़ किया था, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था, और किन देशों को जो इन्होंने ऐसे कहा है, ठीक है, कब कहा था? 29 जनवरी 2002 को अपने एक स्पीच में इन्होंने इस तरह से वर्ड को यूज़ किया था, जिसमें इन्होंने ईरान, इराक एंड नॉर्थ कोरिया, इन 3 राज्यों को जो इन्होंने एक्सिस ऑफ एविल माना, ठीक है। ईरान, इराक एंड नॉर्थ कोरिया ऑप्शन में कई बार इस तरह से आता है, क्योंकि मान लीजिए ईरान, इराक और सीरिया दिया होगा, ईरान, इराक और लीबिया दिया होगा, ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ईरान, इराक एंड नॉर्थ कोरिया, तीनों देशों को आपको याद रखना है कि इन्हीं देशों के लिए इन्होंने जो है एक्सिस ऑफ एविल जो वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। बाकी आप जो एक बीमार राज्य का भी एक टर्म आता है, रोग स्टेट, ठीक है सॉरी, बीमार राज्य, ठीक है, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि बीमारू राज्य कौन होते हैं या बीमार राज्य क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें भी ईरान, इराक, लीबिया एंड उत्तरी कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, लीबिया, ईरान और इराक, इन 4 राज्यों को जो है कहीं ना कहीं बीमार राज्य की जो एक संज्ञा दी गई है, ठीक है। देखिए बीमार राज्य किसको कहते हैं कि जो वो राज्य जो पड़ोसी राज्यों के लिए एक खतरा पैदा करते हैं, ठीक है। एक तो पड़ोसी राज्यों के लिए खतरा पैदा करते हैं, दूसरी बात वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं का पालन भी नहीं करते हैं, ठीक है। जो इंटरनेशनल रूल्स बने हैं, इंटरनेशनल कानून बने हुए हैं, ठीक है, उन चीज़ों को भी नहीं मानते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी राज्यों के लिए एक खतरा पैदा करते रहते हैं, ठीक है, और घातक हथियारों का निर्माण करते हैं। जैसे आप नॉर्थ कोरिया की तो आप हालत देख ही सकते हैं, ठीक है, वो हमेशा ऐसे ऐसे हथियारों का निर्माण करके ऐसे ऐसे एक्सप्लोजन कर रहा है, वो आपका जो किम जोंग है, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करता है, अपने पड़ोसी राज्यों के लिए वो खतरा पैदा कर रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तो वो मानता ही नहीं है, ठीक है। इस तरह के जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, ठीक है, तो इन्हीं राज्यों को जो है बीमारू राज्य या बीमार राज्य, रोग स्टेट का जो है एक नाम दिया गया है, ठीक है। इन्हीं राज्यों को नहीं, मतलब हर वो राज्य जो इस तरह की ये ख़ास विशेषताएं रखता हो, ठीक है, ये उनके लिए तो ख़ास विशेषताएं ही होंगी कि एक तो खतरा पैदा कर रहे हैं दूसरे देशों के लिए, दूसरा वो इंटरनेशनल रूल्स को तोड़ रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं घातक जो नरसंहार वाले जो हथियार हैं, ठीक है, उनका निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे राज्य जो बीमार राज्य होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा था जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टेटमेंट से आया था। देखिए आपको कहीं ना कहीं डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि आपको जो है स्टेटमेंट्स जब आती हैं, ठीक है, स्टेटमेंट जब पूछी जाती हैं तब आपको पूरी चीज़ों का एक जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो आया था क्वेश्चन कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट साइंड एनपीटी, ठीक है। स्टेटमेंट आई थी कि करेक्ट स्टेटमेंट है या रॉन्ग है, मतलब इसको जो हमने चूज़ करना था, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना था, तो ऑप्शन में जो 3 थी वो गलत थी। मैंने इसमें सिर्फ सही वाली स्टेटमेंट को सामने लाया है, उसका क्वेश्चन बना के, ताकि आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाए हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, ये स्टेटमेंट उसमें दी गई थी कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट साइंड एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। ये 1968 में एक ट्रीटी आई थी, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें कहीं ना कहीं क्या करना था कि एक ट्रीटी आई थी जिस पे साइन करना था सभी देशों को, ठीक है, कि इसके बाद वो लोग क्या करेंगे, किसी भी तरीके से कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। जो देश 1968 से पहले परमाणु हथियार बना चुके हैं उनको परमाणु संपन्न देश माना जाएगा, और बाकी के देश जो है किसी भी तरीके से
इस ट्रीटी को नहीं तोड़ेंगे और अपने लिए परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, तो एनपीटी वो एक ट्रीटी थी। ठीक है, इसका पर्पस क्या था? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन। वही बात है कि न्यूक्लियर वेपन का जो एक विस्तार था उसको रोकना था, ऐसा ना हो कि और सारे देश जो है न्यूक्लियर वेपन बना लें। ठीक है, एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, वेपन टेक्नोलॉजी को भी प्रिवेंट करना था, रोकना था। ठीक है, प्रमोट कॉपरेशन इन द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को जो है पीसफुली जो है यूज़ करने में जो है कॉपरेशन, एक सहयोग को प्रमोट करना था। ठीक है, ऐसे कुछ पर्पस थे इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ये कुछ पर्पस थे। ठीक है, इसको जो है साइन के लिए कब ओपन किया गया था? 1968 में इसको जो ओपन किया गया साइन करने के लिए। और ये कब फोर्स में आया? 1970 में, 1970 में ये फोर्स में आया था। ठीक है, उसके 2 साल बाद टोटल 191 जो स्टेट से उन्होंने जो है ज्वाइन किया था इस ट्रीटी को। ठीक है, और देखिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 4 यूएन मेंबर, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर थे उसमें से 4 देशों ने, 4 यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स ने जो है इसको कभी भी ज्वाइन नहीं किया। सबसे पहले इंडिया, इज़राइल, ठीक है, पाकिस्तान एंड साउथ सूडान। तो पाकिस्तान और इंडिया की तो यहाँ पे हम बात कर ही रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आया था क्वेश्चन, स्टेटमेंट आई थी कि क्या ये सही है कि गलत है कि इंडिया और पाकिस्तान ने जो इस पर साइन नहीं किया है। तो नहीं किया है, और इन दोनों के साथ साथ जो है आपका इज़राइल और साउथ सूडान भी है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा या आ जाता है कि कौन से 4 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के जिन्होंने एनपीटी पे जो साइन कभी नहीं किया है। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान आपको याद हो ही गया होगा, उसके साथ इज़राइल एंड साउथ सूडान, इन दोनों को भी आपने याद रखना है। ठीक है, इन पांचों। और देखिए यूएनएसई, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट जो मेंबर हैं, ठीक है, उनको जो है परमाणु संपन्न देश माना गया इस एनपीटी के तहत। ठीक है, क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार बन गए थे, इसलिए उनको जो है परमाणु संपन्न जो देश माना गया। और बाकी ये कहा गया कि बाकी जो दुनिया के दूसरे देश हैं वो जो है परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, इसीलिए ये एनपीटी लाई गई थी। आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन से 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, जिनके जो क्या है परमाणु संपन्न देश भी हैं। ठीक है, तो वो 5 परमानेंट देशों के नाम आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। देखते हैं आपको है पता कि नहीं है पता। और इंडिया का यहाँ पे स्टैंड क्या था कि इंडिया ने जो इस चीज़ को जो है एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी कहा था। ठीक है, एनपीटी को एक भेदभाव मूलक ट्रीटी कहा था, जिसमें ये बताया गया कि ठीक है भाई, आप तो कहते हैं कि परमाणु संपन्न देश जो है 5 माने गए, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी परमाणु हथियार बना लिए, लेकिन हमारा क्या, दूसरे देशों क्या, उन दूसरे देशों का क्या, आप जो है उन पर क्या कर रहे हो, प्रतिबंध लगा रहे हो एक तरह का जो है एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत। ठीक है, जिसमें आप ये बता रहे हो कि वो जो है परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, तो फिर उनकी सुरक्षा का क्या। ठीक है, तो यहाँ पे भारत ने जो है इस पर कभी साइन नहीं किया, और अपनी बात को रखते हुए भारत ने इस एनपीटी का विरोध किया, इसको क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये दावा किया कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, ताकि सामने वाला देश ये ना समझे कि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है तो वो हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर ना बनाए। ठीक है, हम भी परमाणु हथियार बना सकते हैं, बनाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारी एक पॉलिसी है, आपको सबको पता ही है कि हम तब तक हथियार नहीं उठाएंगे जब तक सामने वाला वार नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसके बाद एनटीबीटी थी, पीटीबीटी, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी भी आपको करनी पड़ेगी। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो उस नज़रिए से हम यहाँ पे देख रहे हैं जो आपके काम के लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मैच करने के लिए क्वेश्चन आया था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बुक्स भी मैच करने के लिए आती हैं। ठीक है, कि कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी हुई है। एनार्किकल सोसाइटी के बारे में पीछे हम अभी बात कर ही रहे थे, और देखिए ये क्वेश्चन इसी ईयर में हमें देखने को मिलता है कि जो एनार्किकल सोसाइटी है बुक किसने लिखी है। हेडली बुल ने बुक लिखी, कब लिखी है, 1977 में। आपको ईयर भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि टाइम पीरियड के अनुसार आप जो है जो भी जितने भी थिंकर्स हैं, ठीक है, उनको आप कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन से एरा में कौन सा थिंकर हुआ है और उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद रहेंगे, आइडियोलॉजी बेस पे आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो। तो अनार्किकल सोसाइटी हेडली बुल की बहुत इंपॉर्टेंट बुक 1977 की। यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखिए कि इस क्वेश्चन में ईयर नहीं पूछे गए हैं,
कि कौन सी बुक पहले आई है कि बाद में आई है। यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है कि किसने क्या लिखी है, किस थिंकर ने कौन सी बुक लिखी, सिर्फ मैच करने के लिए आया था। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सीधे इनके आंसर लिख दिए, ठीक है। अगर यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लिखा होता कि सीक्वेंस वाइज सबसे पहले बुक कौन सी आई है, ठीक है, तो आती आपकी ये जो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस केनिथ बोल्डिंग, क्योंकि 1962 में आई, उसके बाद दूसरी बुक जो 1977 में केनिथ बोल्डिंग, फिर 2006 पे चलते नोम चोम्स्की की फेल्ड स्टेट, और फिर 2010 में रॉबर्ट कापलान की मानसून। तो ये इस तरह से सीक्वेंस बनता है यहाँ पे ईयर वाइज, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे मैच करना है। तो पहली एनार्किकल सोसाइटी किसकी है, हेडली बोल की है। फेल्ड स्टेट किसकी बुक है, ये नोम चोम्स्की की है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस ये किसकी बुक है, केनिथ बोल्डिंग की। और मानसून किसकी बुक है, रॉबर्ट कापलान की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये चारों बुक्स रट लीजिए, आपको ज़रूर ये काम आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ न्यू रियलिज्म। कितना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यू रियलिज्म क्या है। 4 ऑप्शन थे आपके पास और आपको जो राइट आंसर पे टिक करना था, ठीक है। तो न्यू रियलिज्म क्या है, नव यथार्थवाद क्या है, एन अटेम्प्ट टू रीस्टेट, किसी चीज़ को पुनः स्थापित करना। किस चीज़ को पुनः स्थापित किया था इन्होंने, द बेसिक आइडिया ऑफ रियलिज्म, ठीक है। यथार्थवाद का जो बेसिक आइडिया था उसको पुनर्स्थापित किया गया इन अ मोर साइंटिफिक वे, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से उसको पुनर्स्थापित करना, ठीक है। और ये जो फर्स्ट आउटलाइन बाय केनिथ वॉल्स, ठीक है, केनिथ वॉल्स ने 1979 में बुक लिखी थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बहुत बार ये बुक पूछी जाती है मैच करने के लिए, है ना। और कई बार ये पूछा जाता है कि ये बुक किसने लिखी है, ठीक है। तो केनिथ बोल्ट्स ने ये बुक 1979 में लिखी हुई है। ईयर भी याद रखिएगा, 1979 में जो है ये बुक लिखी, जिसमें उन्होंने पहली बार जो न्यू रियलिज्म की जो उन्होंने जो थ्योरी दी थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने मोर साइंटिफिक तरीके से जो है कहीं ना कहीं रियलिज्म के आइडिया को जो दोबारा से पुनर्स्थापित करने की कोशिश की है, ठीक है। तो न्यू रियलिज्म एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिकन डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस से ये इमर्ज होता है न्यू रियलिज्म, एंड रिफॉर्मुलेट्स द क्लासिकल रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ E.H. कार मॉर्गेंथू। जो क्लासिकल आपका रियलिज्म था, ठीक है, जिसके बारे में E.H. कार ने बात की है, हंस जे मॉर्गेंथू ने बात की है, उस चीज़ को उन्होंने कहीं ना कहीं रिफॉर्मुलेट करके इन्होंने क्या किया, न्यू रियलिज्म के तौर पर इसको पुनर्स्थापित करने की बात की है, ठीक है, इसमें। तो ये है न्यू रियलिज्म के बारे में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डज रेजन डी इटेट मीन्स। देखिए ये एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है, फ्रेंच टर्म है रेजन डी इटेट, ठीक है, जिसका मतलब क्या है ये पूछा गया था। तो एक्सेप्शनल, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपने इसको एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है नेट के एग्ज़ाम में, जिसमें कि आपसे सिर्फ किसी चीज़ का मीनिंग पूछेगा कि फ्रेंच में, या मान लीजिए कुछ चीज़ें, कुछ टर्में ऐसी हैं जो ग्रीक वर्ड हैं, ठीक है, उनका जो है मीनिंग क्या बनता है, इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे रेजन डी इटेट का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मेन मतलब है द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। सो दिस इज राष्ट्रीय हित, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट। रेजन डी इटेट का मतलब क्या होता है, द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। दिस इज अ फ्रेंच एक्सप्रेशन, ये एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है, ठीक है। द नेशनल इंटरेस्ट ऑफन रेफर्ड टू बाय द फ्रेंच एक्सप्रेशन रेजन डी इटेट, ठीक है, मतलब जो राष्ट्रीय हित है, ठीक है, इसको जो है रीजन डी इटेट इस एक्सप्रेशन के द्वारा जो है इसको जो है रेफ़र किया जाता है, ठीक है, जिसका मीन्स है रीजन ऑफ स्टेट, ठीक है, इज़ अ कंट्रीज गोल एंड एम्बिशन वेदर इकोनॉमिक, मिलिट्री और कल्चर, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं क्या बात की जाती, कोई पर्टिकुलर कंट्री है उसके गोल्स या उसके एम्बिशन की बात की जाती है, चाहे वो आर्थिक उद्देश्य हो, मिलिट्री हो या कल्चरल गोल हो, ठीक है। तो उसको रीजन डी इटेट के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है या उसको रेफर्ड किया जाता है नेशनल इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये भी आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था अरेंज करने के लिए, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो अरेंज करने के लिए था। इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को जो है क्रोनोलॉजिकली जो है अरेंज करना था कि पहले कौन सा थिंकर आया, बाद में कौन सा थिंकर आया, उसके बाद कौन सा थिंकर आया। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। थ्योरी में या थॉट या उनके आइडियाज़ में घुस के कुछ नहीं होगा, आप जिन लोगों ने वो आइडिया दिया है उनका कंटेम्प्रेरी आपको पीरियड भी याद रखना पड़ेगा कि कौन कब हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आया था इमैनुअल कांट, एंटोनियो ग्रामशी, कार्ल पॉल रेनहोल्ड नेवर, ठीक है, ये कि इंसान का नाम है, बहुत लंबा नाम है, और रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स, ठीक है। इन चारों के बारे में पूछा गया था, सीक्वेंस में हमने इनको अरेंज करना था, ठीक है,
अलग अलग इसमें क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में। तो देखिए इमैनुअल कांट के बारे में बात करें, ये एक जर्मन थिंकर है, ठीक है। इमैनुअल कांट 22 अप्रैल 1724 को इनका जन्म होता है और 12 फरवरी से 1804 तक ही रहते हैं, जो कि जर्मनी से थे, ठीक है। तो ये इनका टाइम पीरियड हो गया। उसके बाद एंटोनियो ग्रामशी की बात करें, ठीक है, तो ग्रामशी जो एक इटालियन थिंकर हैं, ठीक है, एक मार्क्सिस्ट हैं, ठीक है। 22 जनवरी 1891 को वो पैदा होते हैं और 27 अप्रैल 1937 तक ही रहते हैं। इनको जो पॉपुलरली इनके कल्चरल हेजिमनी के लिए जो है जाना जाता है, ठीक है। कल्चरल हेजिमनी का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि हाउ स्टेट्स यूज़ कल्चरल इंस्टीट्यूशन, स्टेट जो है कल्चरल इंस्टीट्यूशन को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस बात के लिए, टू मेंटेन पावर इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंतर्गत पावर को मेंटेन करने के लिए स्टेट जो है कल्चरल हेजिमनी को किस तरह से, कल्चरल इंस्टीट्यूशन को किस तरह से यूज़ करता है, ठीक है। मीन्स कल्चरल इंस्टीट्यूशन को यूज़ करके अपनी पावर को जो है मेंटेन रखना, ठीक है, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ के अंदर, ठीक है। तो उसी को उन्होंने कल्चरल हेजिमनी कहा है एंटोनियो ग्रामशी ने। नेक्स्ट जो थे इसमें हम सीक्वेंस वाइज देख रहे थे, कार्ल पॉल होल्ड नेवर, ठीक है, कार्ल पॉल रेनहोल्ड नेवर, ठीक है, जो कि 21 जून 1892 को पैदा होते हैं और 1 जून 1971 तक ही रहते हैं, ठीक है। ये एक अमेरिकन थियोलॉजियन है, थियोलॉजियन, ठीक है। थियोलॉजी क्या होता है, धर्मतंत्र, ठीक है। तो ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक भी है, मॉरल मैन एंड इमोरल सोसाइटी। हो सकता है इस तरह की बुक भी कई बार पूछी जाए, मॉरल मैन एंड इमोरल सोसाइटी, ठीक है। तो कार्ल पॉल रेनहोल्ड नेवर, पूरा नाम नहीं आता, इनको सिर्फ रेनहोल्ड नेवर के नाम से ही बहुत बार जो है प्रोनाउंस ही किया जाता है। बुक्स में अगर पूछा भी जाएगा तो खाली रेनहोल्ड नेवर आएगा, ठीक है। अमेरिकन थियोलॉजिस्ट हैं ये, और मॉरल मैन इमोरल सोसाइटी इनकी बुक है, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स 1926 में ही पैदा हुए हैं, ठीक है। ये प्रेजेंटली ये जो है न्यूयॉर्क में एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस वाइज भी इनको याद रखना पड़ेगा। यही नहीं, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स को आप ऐसा करिए सीक्वेंस वाइज बना लीजिए, ठीक है, कि कौन सा कब पैदा हुआ है, एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसके क्या क्या आइडियाज़ हैं और उनके कंटेम्प्रेरी दूसरे थिंकर्स कौन कौन से पैदा हुए हैं और किस दौर में वो पैदा हुए हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए इनको भी पूछा गया था, जिसमें ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स की बात की गई है, ठीक है, कि कौन सी ट्रीटी एग्रीमेंट जो कब हुआ है कब नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ताशकंद डिक्लेरेशन, ठीक है, जो हिंदी में इसको ताशकंद और इंग्लिश में इसको ताशकेंट, ठीक है, इस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं आप, ठीक है, जो कि 10 जनवरी 1966 को हुआ था, ठीक है। आपको पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान का 1965 का जो वॉर चला हुआ था, तो उस वक्त रशिया ने जो है इंटरफेयर करके जो है एक ताशकंद डिक्लेरेशन करवा के, ठीक है, कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोकने की कोशिश की थी, ठीक है। तो जो ताशकंद डिक्लेरेशन है वो 10 जनवरी 1966 का है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 1971 में क्या हुआ, इंडिया सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी आई, ठीक है। इंडिया और सोवियत की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी आई 1971 में, ठीक है। उसके ठीक एक साल बाद हम शिमला एग्रीमेंट की बात करते हैं 1972 में। शिमला एग्रीमेंट भी कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के युद्ध का ही एक परिणाम था, ठीक है, क्योंकि 1971 में जो एक बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के लिए एक जो मूवमेंट चला हुआ था, जो आपका ईस्टर्न पाकिस्तान था, ठीक है। तो उसमें जो इंडिया ने कहीं ना कहीं बांग्लादेश का साथ दिया और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कराने में पूरा सहयोग दिया, और परिणाम क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का फिर से युद्ध हो गया। और उसके बाद जो शिमला एग्रीमेंट के द्वारा उनको उस सब चीज़ों को रिजॉल्व करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी, ठीक है। फिर इंडिया यूएस न्यूक्लियर ट्रीटी, या इसको 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है, 123 एग्रीमेंट कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसको जो है यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, और इंडो यूएस न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं सीक्वेंस वाइज हमने यहाँ पे बताए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सपेंड सॉर्ट। देखिए सॉर्ट की फुल फॉर्म पूछी हुई है, सॉर्ट क्या है, ठीक है। तो सॉर्ट मीन्स स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, जो किसके बीच में साइन की गई है, यूएसए और रशिया के बीच में ये साइन की गई है, ठीक है, जो कि 2003 से 2011 तक रही थी, ठीक है। तो देखिए सॉर्ट की फुल फॉर्म स्टार्ट है
ठीक है, मान लीजिए अपेक है, ओपेक है, आसियान है, सार्क है, ये सारी चीज़ों के कई बार ना फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, एनटीपीटी, बीटी, पीटीबीटी, ठीक है, एनपीटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं। तो शॉर्ट का आपने देखा स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है, यूएसए एंड रशिया के बीच में, और इसको सुपरवाइज फिर सुपरसीडेड मीन्स इसके बाद फिर कौन सी जो ट्रीटी आई थी वो थी स्टार्ट ट्रीटी, और आपने फुल फॉर्म बतानी है, स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में अगेन पूछा गया था, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था कि क्या इंडिया जो है IORARC का मेंबर है। ठीक है, तो जी हाँ, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ IORARC। देखिए IORARC क्या है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हो सकता है आपसे कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाए, तो आपने ये भी याद रखनी है, और भारत जो इसका सदस्य है। अब देखिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन क्या है, इट डिफाइंस द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो इकोनॉमिक जोन को डिफाइन करता है, और इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कौन कौन राज्य होते हैं, जो कोस्टल स्टेट है, मीन्स जो तटीय जो स्टेट हैं, जो बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर है। ठीक है, उसके बॉर्डर के साथ जो लगते स्टेट्स हैं, ठीक है, उसके तटों पे जो राज्य जो है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं राज्यों का एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक रीजनल फॉर्म है। ठीक है, एक क्षेत्रीय मंच है। ठीक है, जहाँ पे इन्हीं लोगों के बीच में, इन्हीं देशों के बीच में इंटरेक्शन होती है। ठीक है, IORARC इज़ अ ट्राइपैरिटी इन नेचर। ठीक है, ये नेचर में कैसा है, ट्राइपैरिटी है। ठीक है, इन नेचर, क्योंकि बिकॉज इट ब्रिंगिंग टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेसमैन एंड एकेडमिया। ठीक है, तीन तरह के रिप्रेजेंटेटिव जिसमें आते हैं, एक तो सरकार के प्रतिनिधि, बिजनेस के प्रतिनिधि, और एकेडमिया आपके जो एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड। ठीक है, किस बात के लिए, टू प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड क्लोजर इंटरेक्शन अमंग देम। ठीक है, एक तो कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ सहयोग को डेवलप करना, और दूसरा एक क्लोजर इंटरेक्शन अमंग देम, एक दूसरे के साथ जो है नज़दीकी जो एक इंटरेक्शन करना। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओपन रीजनलिज्म। ठीक है, कि किस प्रिंसिपल आधार है, किस प्रिंसिपल आधारित है, ये ओपन रीजनलिज्म के प्रिंसिपल ये आधारित है। और इसमें क्या किया जाता है, आपका जो ट्रेड फैसिलिटेशन है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट को लेकर जो है इसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की बात की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर रिफॉर्म्स को लेकर एक क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाई इज़ रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल प्रॉब्लमेटिक। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर आपने रिफॉर्म करना है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्यों बन रहा है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लमेटिक क्यों है, बिकॉज इनलार्जिंग द परमानेंट मेंबरशिप कुड इम्पेयर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिफॉर्म्स को लेकर जो है क्वेश्चन आया था कि प्रॉब्लमेटिक क्यों है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कि जो फर्स्ट है कि इनलार्जिंग द परमानेंट मेंबरशिप, अगर हम जो परमानेंट मेंबरशिप जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर उसको हम बड़ा कर देते हैं, इनलार्ज कर देते हैं, कुड इम्पेयर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके जो निर्णय निर्माण जो है, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको जो है कहीं ना कहीं इम्पेयर कर सकता है, क्षति पहुंचा सकता है या मुश्किल कर सकता है उस चीज़ को। नन ऑफ द एग्जिस्टिंग परमानेंट मेंबर आर कीन टू गिव अप देयर सीट्स। कोई भी आपका जो परमानेंट मेंबर है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, क्वेश्चन दे दिया है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कौन से वो 5 परमानेंट मेंबर है, और वही परमानेंट मेंबर जो है परमाणु संपन्न देश भी माने गए हैं NTP के द्वारा। ठीक है, तो परमानेंट मेंबर्स कोई भी जो है परमानेंट मेंबर जो है अपनी सीट को छोड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एन अनकंट्रोवर्शियल केस फॉर एनी ऑफ द पोटेंशियल न्यू परमानेंट मेंबर। ठीक है, ये मुख्य रीज़न है सारे जिस वजह से जो है सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करना, सुधार करना जो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके अतिरिक्त रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है कहीं ना कहीं 5 कीज़ इशूज़ हैं। ठीक है, वो कौन कौन से इशूज़ हैं, वो इशूज़ हैं कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप,
ठीक है। कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप, नंबर सेकंड द क्वेश्चन ऑफ द वीटो हेल्ड बाय द 5 परमानेंट मेंबर, ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स के द्वारा जो उनको जो वीटो पावर दी गई है, ठीक है, उस पर उसका क्वेश्चन, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं एक की इशू है रिफॉर्म का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि वीटो पावर की डिमांड और देश भी कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत की भी दावेदारी बनती है पूरी, ठीक है। रीजनल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए इसमें, ठीक है, ये भी एक इशू बनता है। द साइज ऑफ द इनलार्ज काउंसिल एंड इट्स वर्किंग मेथड, एंड लास्ट वन सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली का जो रिलेशन है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने वाले मुद्दे हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, जिसमें पूछा गया था आरएमए के बारे में, ठीक है। फुल फॉर्म देखा, शॉर्ट की फुल फॉर्म पूछी गई थी, आरएमए पूछा गया था, डायरेक्ट पूछा गया था कि न्यू लिबरलिज्म क्या है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल रिलेशन में डायरेक्ट भी कई बार बनते हैं, तो इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। तो व्हाट डज आरएमए स्टैंड फॉर? तो आरएमए का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है, रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, ये जो आरएमए का फुल फॉर्म है। एंड आरएमए इज अ मिलिट्री थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस, ठीक है, एक हाइपोथेसिस है, मिलिट्री की एक थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस है अबाउट द फ्यूचर ऑफ वारफेयर, ठीक है, युद्ध के भविष्य के बारे में एक हाइपोथेसिस लेके चलता है कि ऑफन कनेक्टेड टू टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिकमेंडेशन फॉर चेंज इन द यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एंड अदर्स, ठीक है। तो ये है मुख्य तौर पर आरएमए, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, कई बार इस तरह से पूछी जाती है, ठीक है। तो फिलहाल यही था इस सेशन में, और अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कोई लेके आएंगे जिसमें हम फिर से इंटरनेशनल रिलेशंस के ही हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी जो भी मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन जो प्रीवियस डिस्कस किए हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप एक बार उनको भी देख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल है। बहुत बार क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं और बहुत बार एक क्वेश्चन को पढ़ने से हमें रिलेटेड चीज़ पता चल जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो हमें एग्ज़ाम में काम आए, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर भी कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।